हमारे घरों तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले गली के ट्रांसफार्मर से होकर आती है। इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट 440 वोल्ट होता है। यही 440 वोल्ट एक लो टेंशन एलटी लाइन से हमारे घर तक पहुंचता है, जहां से हमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। गली के इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई 11,000 वोल्ट की लाइन से मिलती है, जो 33 केवी सब स्टेशन से आती है। वहां का ट्रांसफार्मर 33 केवी को डाउन करके 11 केवी में बदल देता है। सब स्टेशन की वर्किंग हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। एक्चुअल में सब स्टेशन बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ट्रांसमिशन लाइन है, इसलिए हमने सब स्टेशन को सिर्फ एक सिंपल ट्रांसफार्मर से दिखाया है। 33 केवी सब स्टेशन को सप्लाई 132 केवी सब स्टेशन से मिलती है, फिर वहां से 220 केवी और उसके बाद में 440 केवी सब स्टेशन तक यह चैन चलती है। सबसे लास्ट में 765 केवी लाइन जनरेटिंग स्टेशन से आती है। असल में जनरेटर सिर्फ 11,000 वोल्ट ही बनाता है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे 440 केवी या 765 केवी तक बढ़ा देते हैं। इतनी लंबी दूरी तक 765 केवी ले जाना आसान नहीं है। इस दौरान ट्रांसमिशन लाइनों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्किन इफेक्ट, कोरोना लॉस, सेग, वाइब्रेशन और भी बहुत है। तो चलो वन बाय वन इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, और यदि आप कंडक्टर के सेंटर को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लैक कलर के कंडक्टर वही सेम थिन स्ट्रैंड्स में दिखेंगे। एक्चुअल में यह जो ब्लैक कलर के पतले पतले कंडक्टर होते हैं, यह स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं। इनका काम करंट फ्लो करवाना नहीं होता। सेंटर के चारों तरफ यह जो कंडक्टर है, यह एल्यूमिनियम के बने होते हैं और करंट इन्हीं से फ्लो करता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है और यह लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। टावर से टावर के बीच की डिस्टेंस 300 से 400 मीटर होती है। इसको स्पेन बोलते हैं, और इतनी दूरी में कंडक्टर्स का वेट बहुत हो जाता है, तो कंडक्टर के सेंटर में लगा स्टील वायर इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस कंडक्टर को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि इस पूरे कंडक्टर में हम पतले पतले वायर स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, हम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम 765 केवी की लाइन की बात करें तो इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। यानी 765 केवी लाइन में कंडक्टर का डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है, और करंट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलीमीटर ही इस कंडक्टर के अंदर तक आ पाएगा। यानी कंडक्टर के 99% एरिया में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब आउटर सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर की वजह से पावर लॉस होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे छोटे वायर स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्किन इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब एल्यूमिनियम के साथ में एक प्रॉब्लम है, यह थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करता है, यानी गर्मियों में ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कंडक्टर का ऐसा झूला सा बन जाता है, जिसको सेग बोलते हैं। सेग टेंशन के इनवर्स प्रपोजन में होता है, यानी जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायर टाइट होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में इन कंडक्टर्स के बीच में अपने आप टेंशन क्रिएट होने लगता है। जनरली जब 300 मीटर की स्पेन होती है तो अराउंड 5 से 6 मीटर की सेग रेंज होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन काफी हाइट पर होती है, तो हवा इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो हवा कंडक्टर के दोनों तरफ से ऐसे पास होती है, जिससे एयर का फोर्स कंडक्टर पर लगता है। लेकिन कंडक्टर की वजह से इस एरिया में एयर का फ्लो हो ही नहीं रहा है। एक तरीके से यह खाली स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इस एरिया में एयर ऐसे सर्कुलेट करने लग जाएगी, जिसको वोर्टेक्स इफेक्ट बोलते हैं, और कंडक्टर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब इस वाइब्रेशन से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के टावर के पास में कुछ ऐसे स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगे रहते हैं। इसमें यह जो डंबल जैसे लगे हैं, यह वजन में भारी होते हैं, तो जब भी इनके पास में वाइब्रेशन पहुंचता है तो यह अपने हेवी वेट की वजह से यह वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यदि आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को देखा हो, तो जब भी लाइन टावर के पास में पहुंचती है तो उसके पास में इंसुलेटर की स्ट्रिंग लगी रहती है, और इन इंसुलेटर पर लाइन टर्मिनेट हो जाती है। अब लाइन को आगे कनेक्ट करने के लिए एक जंपर वायर से लाइन को टावर की दूसरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जब दो टावर के बीच में यदि कोई कंडक्टर ब्रेक हो गया तो सिर्फ टावर के बीच के कंडक्टर को ही बदलने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से यह टावर पर लाइन को टर्मिनेट करने से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जब लाइन के कंडक्टर को यहाँ पर इंसुलेटर के
के पास में कट किया जाता है तो इस कंडक्टर पर शार्प एज बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इस वजह से लाइन का कंडक्टर ऐसे चमकने लगता है। अब एक्चुअल में चमकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर का लॉस होता है और इस पावर लॉस को बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर इंसुलेटर के पास में कोरोना रिंग लगाई जाती है। यह अलग अलग शेप की हो सकती है और इसका सिंपल काम है जो वायर की एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो रहा था इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन बारिश की वाटर ड्रॉपलेट की वजह से कंडक्टर का सरफेस अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी कोरोना डिस्चार्ज होता है, जिसको कोरोना रिंग कंट्रोल करती है। यदि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पास से निकले हो और यदि आप नोटिस करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन से हमेशा हमिंग नॉइस आती रहती है। एक्चुअल में वोल्टेज कितना भी हाई क्यों ना हो, वह कोई भी नॉइस जनरेट नहीं करता है, लेकिन वह अपना इफेक्ट छोड़ता जाता है। जैसे कि इस हाई वोल्टेज की वजह से कंडक्टर के आसपास में एक वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कंडक्टर अपने आसपास में हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम कंडक्टर के पास में जाते हैं वैसे वैसे हाई इंटेंसिटी होती है। मान लेते हैं कंडक्टर से 30 सेंटीमीटर दूर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 700 केवी वोल्टेज पहुंचता है एयर आयोनाइजेशन की वजह से। इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा और ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज एयर आयोनाइजेशन से पहुंचता है। तो इस एयर के आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन की वजह से स्पार्किंग जैसी आवाज आती रहती है और इस वजह से बहुत हाई लेवल के लाइन में लॉसेस होते हैं, जिसको कोरोना लॉस बोलते हैं। और इन लॉसेस से लाइन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर हाई वोल्टेज लाइन में बंडल कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं, जिसमें एक ही फेज में 2 से ज्यादा कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं, जिससे इन सभी कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज होती है और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कोरोना लॉस भी कम होने लगेंगे और जो हमिंग नॉइस आ रही थी वह भी कम होने लग जाएगी। अब बंडल कंडक्टर तो यूज में ले लिए, लेकिन इन सभी कंडक्टर को एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए उनके बीच में स्पेशल डैम्पर लगाए जाते हैं। यह डिस्टेंस तो मेंटेन करते ही है, इसके अलावा वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कोरोना लॉस की वजह से एयर आयोनाइज होती है और कुछ ना कुछ वोल्टेज ग्राउंड पर भी पहुंचता है, तो क्या यह वोल्टेज कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है जैसे 765 केवी लाइन, इनमें ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं और हमारी जो जमीन यानी ग्राउंड है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। और इनके जो बीच का मीडियम होता है इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस बीच के मीडियम में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा कोरोना फील्ड की वजह से, और सही से देखने पर हमें पता चलता है कि यह अब जो बीच का मीडियम है यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है। यदि और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड की वजह से बीच में अपने आप एक चार्ज कैपेसिटर बन जाता है और कैपेसिटर क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मान लो कैपेसिटर के पास में 5 वोल्ट है और आपकी लाइन के पास में भी 5 वोल्ट है, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये दोनों वोल्ट ऐड होकर लाइन में 10 वोल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो लॉन्ग अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से जितना वोल्टेज हमने जनरेटिंग स्टेशन से भेजा था उससे कई ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है। लेकिन रिसीविंग स्टेशन पर हमारे जितने भी इक्विपमेंट है उनको हमने 765 केवी के हिसाब से डिजाइन किया है, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है यदि आपके पैरेलल में लगा रहता है। इसलिए इसके आउटपुट में कोई भी टर्मिनल नहीं होता है और इसका सिंपल सा एक ही काम है, जब कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वोल्टेज को वापस कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पर सिंपली कनेक्ट किया है। एक्चुअल में यह सब स्टेशन में रखा होता है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं आपको थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। लाइन के कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का फ्लो होता है। अभी मैंने बताया कि कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हो गया रिसीविंग स्टेशन पर, तो इसका एक्चुअल मतलब यह है कि करंट वोल्टेज से आगे निकल गया, यानी करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। और इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको लीडिंग रिएक्टिव पावर बोलते हैं, यानी रिएक्टिव पावर का कंपनसेशन लाइन में बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से आना चाहिए कि जब करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है तो रिसीविंग स्टेशन पर करंट ज्यादा होना चाहिए, जबकि हमने ऊपर देखा था कि वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। तो एक्चुअल में कैपेसिटर वोल्टेज को सपोर्ट करता है, इसी वजह से वोल्टेज ओवरशूट कर जाता है। तो शंट रिएक्टर कैपेसिटर के उल्टा काम करता है, यह करंट को वापस लीडिंग से 0 पर लाने की कोशिश करता है, यानी बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। लेकिन असल दुनिया की प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है इन लाइंस के सामने।
हमारे घरों में 90% जो लोड होते हैं वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, तो जो रिएक्टिव पावर लाइन में अब तक लीड कर रही थी वो इस लोड की वजह से लैग करने लग जाएगी, यानी करंट अब वोल्टेज से पीछे रह जाएगा। तो फिर इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। अब सिंपल सी बात है, हमारे सभी लोड जब रिएक्टिव पावर खाने लगे हैं तो रिएक्टिव पावर की कमी हो जाएगी। और अभी हमने ऊपर देखा था कि कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से लाइन में रिएक्टिव पावर बढ़ रही थी, तो अब की बार हम लाइन में शंट कैपेसिटर ऐड करते हैं जो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। लेकिन ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है इनमें शंट रिएक्टर और शंट कैपेसिटर एक जगह भी आपको लगे हुए दिख सकते हैं और दोनों बाहर से देखने पर सेम ही दिख सकते हैं, लेकिन यह लाइन में दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं होते। रिएक्टिव पावर के नेचर के हिसाब से इनको कनेक्ट किया जाता है, लेकिन 220 kV जैसे छोटे सब स्टेशन में शंट कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर बैंक लगाते हैं जो ऐसा दिखता है। यह भी सेम ही काम करता है लेकिन डिजाइन थोड़ी अलग है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज आप देखकर पता कर सकते हो। ट्रांसमिशन लाइन में टावर पर कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग लगाई जाती है ताकि कंडक्टर का करंट टावर में ना चला जाए, और यह इंसुलेटर पोर्सलेन के बने होते हैं। यदि 11 kV की लाइन की बात करें तो यहाँ पर इंसुलेटर की सिर्फ एक डिस्क लगी रहती है। यदि 33 kV की लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 डिस्क लगी रहती है। इसी तरीके से 132 kV की लाइन में 12 डिस्क लगी रहती है। तो हर 11 kV के लिए एक डिस्क लगाई जाती है, तो आप काउंट करके पता कर सकते हो कि यह लाइन कितने kV की है। और आपको 132 kV की लाइन में सिर्फ 8 या 9 डिस्क दिखे तो समझ लेना 3 डिस्क का बंटवारा हो गया ठेकेदार और मंत्री जी के बीच में। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यह जो इंसुलेटर होते हैं यह भी अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कभी कभी आप देखोगे ट्रांसमिशन लाइन में यह येलो या रेड कलर के बॉल लगे रहते हैं। जनरली यह बॉल का कोई भी यूज नहीं होता है। यह बेसिकली एयरपोर्ट के पास में से जब कोई लाइन गुजरती है तो वहां पर लगाए जाते हैं ताकि एयरप्लेन को पता चल सके कि यहाँ से कोई हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बहुत कुछ डिटेल से समझ आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।